मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कक्षा 10 की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली है और आशा करता हूं कि आप लोगों का यह प्रयास, यह सफलता आगे भी जारी रहेगी। अब कक्षा 10 के बाद कक्षा 11 में क्योंकि सब्जेक्ट चुनने का समय आता है, कौन सा बच्चा कौन सा विषय पढ़ेगा, तो उसमें जो बच्चे गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज से पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट चैप्टर पे दिया हुआ है समुच्चय, सेट। दैनिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करते हैं, ठीक है। घर में भी देखो, अनाज का संग्रह, सब्जियों का संग्रह, दालों का संग्रह, बहुत सारी चीजों का संग्रह करते हैं। ये संग्रह ही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। अब ये सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय क्या कहलाता है भाई? सुपरिभाषित वस्तुओं का समुच्चय संग्रह कहलाता है, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सभी लोग जानते होंगे स्वर कितने होते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये सुपरिभाषित है। क्यों सुपरिभाषित है? क्योंकि अगर हम कहेंगे 5 है तो विश्व के सभी लोग इससे सहमत रहेंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि 6 स्वर होते हैं या 7 स्वर होते हैं। मतलब ये सुपरिभाषित है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई ये नहीं कह देगा कि 12 भी होता है कि 0 होता है। केवल 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याएं यही होंगी, तो ये सुपरिभाषित है, इससे ज्यादा या कम नहीं हो सकती है। कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। फिर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, एक और लेते हैं एग्जांपल। मध्य प्रदेश में जानते हो कितने जिले? 52 जिले हैं। कोई ये नहीं कहता कि 100 जिले हो जाएंगे। अभी 3 नए बने हुए हैं और फिलहाल अभी तक तो 52 जिले ही थे, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल पे चलते हैं। ये लिखा हुआ है किसी कक्षा में 5 कमजोर विद्यार्थियों की संख्या। अब मान लो 50 लोगों की कक्षा है, मैं गया उसमें खड़ा कर दिया, भाई ये 5 बच्चे कमजोर हैं। कोई दूसरा शिक्षक आया तो जरूरी नहीं कि वो उसके विषय में भी कमजोर हो। वो तो उसको नहीं कहेगा ना कि 5 बच्चे कमजोर हैं, वो दूसरे बच्चों को कहेगा कि ये 5 बच्चे कमजोर हैं। फिर कोई तीसरा आया, उसकी नजर में कोई तीसरा बच्चा, कोई दूसरे 5 बच्चे कमजोर हुए। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब जो मैं कहूं वही दूसरा कहे, वही तीसरा कहे, वही सब कहें कि हाँ वही है, ठीक है। तो ये हमारा जो है तो समुच्चय का उदाहरण नहीं कहलाएगा। इसी तरह मान लो एक और उदाहरण देखते हैं। विश्व में 5 कमजोर देशों की संख्या। भाई इसमें बहुत सारे देश हैं, लगभग 300 के पास पहुंच रहे हैं। उसमें से 5 कौन कौन से कमजोर देश हैं, ये कोई निर्णय नहीं ले सकता है कि 5 सबसे ज्यादा देश कौन से कमजोर हैं, ठीक है। कोई आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, कोई किसी दृष्टि से कमजोर है। तो अगर हम 5 देशों की तुलना करें, भाई ये 5 कमजोर है, दूसरा कहेगा नहीं भाई ये 5 कमजोर नहीं है, दूसरे वाले 5 कमजोर हैं। तो इस तरह से ये भी समुच्चय का उदाहरण नहीं है। ऐसे बहुत सारे समुच्चय के उदाहरण सकते हैं, जैसे कक्षा 10 में विद्यार्थियों का समुच्चय। भाई कक्षा 10 के विद्यार्थी तो कक्षा 10 के विद्यार्थी रहेंगे, कोई दूसरा थोड़ी बोल देगा कि ये 9 का विद्यार्थी है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब आते हैं समुच्चयों का निरूपण। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हर चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो समुच्चय का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर ए, बी, सी से लेके यहाँ जेड तक किसी भी अक्षर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए, बी, सी से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अवयव, एलिमेंट्स। कोई भी सेट है तो सेट सुपरिभाषित वस्तु, वस्तु मतलब एलिमेंट, उसका अवयव, ठीक है। तो उसके अवयव को किससे डिनोट करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, ठीक है। जैसे मान लो कोई सेट हमको ए दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन सा है? मान लो थोड़ी देर के लिए स्मॉल ए ले लिए, ये इसका एक अवयव है, ठीक है। जैसे मान लो ये ए हमारी स्कूल हो गई, ए क्या हो गई? स्कूल हो गई हमारी। और ये ए क्या हो गया? इस स्कूल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी है, ठीक है। ये ए हो गया इस स्कूल में पढ़ने वाला एक विद्यार्थी। तो ये इसी स्कूल में पढ़ता है, ये कहेगा कि मैं इस स्कूल का छात्र हूं,
मतलब ये विद्यार्थी इस स्कूल का छात्र है, कहने का मतलब ये जो ए है इस सेट ए का एक एलिमेंट है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए, ये साइन होता है ग्रीक अक्षर है, इसको बिलोंग पढ़ते हैं, बिलोंग अंग्रेजी से ए। इसका मतलब है ये जो ए है इस सेट ए का एक अवयव है, ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए इस कैपिटल ए का एक अवयव है। बिलोंग अस्तित्व कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अंग्रेजी इसको बिलोंग बोलते हैं। तो इस तरह से इसके एलिमेंट्स को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद तीसरा आता है समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। इसको लिखते किस तरह से, क्या एबीसीडी लिख दिया फुर्सत हो गए, नहीं, इसको लिखने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर प्रणाली या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर प्रणाली या सारणीबद्ध रूप में मान लो जैसे हमको दिया हुआ है 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये ऊपर लिखा हुआ है 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको ऐसे थोड़ी लिख देना है, इसको अगर सेट में लिखना है इस तरह से लिखेंगे। ये मान लिया ए एक सेट है जिसमें 10 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं, और लिखेंगे कैसे, इसको मझले कोष्ठक के अंदर, ये सर्पिलाकार या मझला कोष्ठक होता है, इन सारी संख्याओं को लिखेंगे ये अल्प विराम लगा के, ये ठीक है। तो समुच्चय निर्माण निरूपित करने की दो विधियां हैं, रोस्टर प्रणाली या सारणीबद्ध। सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखते हैं, इस तरह से सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर सारे एलिमेंट्स को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मान लो एक और अक्षर दिया हुआ है मैथमेटिक्स, MATH, MA, स्कूल दिया हुआ है छोटा सा SCHOOL, ठीक है। इसको हमको बनाना है सारणीबद्ध रूप में स्कूल को। स्कूल कैसे लिखेंगे, तो माना सेट ए या बी कुछ भी मान सकते हैं, और इसमें एलिमेंट मतलब इसमें कितने अक्षर लिखे हुए हैं उन सबको लिखना है। तो ये हो गया SCHOL। अभी दोस्तों ओ तो दो लिखे हुए हैं, यहाँ तो एक ही ओ लिखा हुआ है, तो किसी भी एलिमेंट्स की पुनरावृत्ति नहीं होती, मतलब एक एलिमेंट्स केवल एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है, एक एलिमेंट्स को केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो ये कहलाता है सारणीबद्ध रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये संख्या दी हुई है 2 4 6 8 10 तक दिया हुआ है, सेट ए को दिया हुआ है, इस तरह से ए दिया हुआ है, और इसको कहा गया कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखे। तो इसको समुच्चय निर्माण में इस तरह से लिखते हैं, एक कोई सेट है जिसमें जिसका अवयव x है, जिसका अवयव क्या है x, और वह x है किस प्रकार, such that x belongs to a, ऐसा लिखते हैं, x इसके एलिमेंट होगा, किस प्रकार है, x belongs to a, मतलब वो x इनमें से ही होना चाहिए, ठीक है। तथा इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर, या ऐसा लिख सकते हैं विषम या सम, 2 से छोटी 10 से छोटी 10 या सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इस तरह से x का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर या 10 से छोटा या 10 के बराबर, ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से बनाएंगे। जब इस तरह से दिया रहेगा सारणीबद्ध रूप से, तो समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से बनाएंगे। जब इस तरह से दिया रहेगा, इसको हमको बनाना होगा सारणीबद्ध रूप में, इसको इस तरह से बना देंगे तो सारणीबद्ध रूप में हो जाएगा। तो ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप। फिर थर्ड आते हैं समुच्चय के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है एकल समुच्चय। नाम से स्पष्ट होता है कि जिसमें केवल एक अवयव हो, ठीक है,
क्या हो, एक अवयव। ऐसा कोई उदाहरण बताया जो जिसमें केवल एक एलिमेंट। जैसे भारत में महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। अगर हम भारत में महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय लेंगे तो आप जानते हो कि भारत में केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई आज तक। ठीक है, तो ऐसे सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट्स हो उसको हम एकल समुच्चय कहते हैं। फिर रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, एक भी अवयव ना हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को इस तरह से फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फाई कहलाता है, फाई। रिक्त समुच्चय का उदाहरण जैसे भारत में 400 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की संख्या। क्या समुच्चय? भारत में 400 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का समुच्चय। तो क्या होंगे 400 वर्ष से उम्र से अधिक वाले व्यक्ति? कोई नहीं होगा, मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। फिर है शांत या परिमित समुच्चय। शांत या परिमित समुच्चय मतलब ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो, लिमिटेड हो, पता हो कि इतने एलिमेंट हैं। जैसे अपने स्कूल में विद्यार्थियों का समूह, विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, अगर 500 विद्यार्थी है तो 500 ही रहेंगे। ठीक है, फिर है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय जिस सेट में अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, ठीक है, उसको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो समुद्र में पानी के बूंदों की संख्या, समुद्र है उसे पता नहीं कितना पानी भरा हुआ है, अपरिमित है अनंत रूप से, इस तरह से। फिर है समान समुच्चय। समान समुच्चय के लिए कम से कम 2 सेट चाहिए। 2 सेट ए और बी, ये दोनों तब समान कहलाएंगे जब दोनों में एलिमेंट्स की संख्या एक ही हो। जैसे मान लो ए 1 3 5 7, बी दिया हुआ है 7 5 3 1, एलिमेंट्स वही है, इक्वल एलिमेंट्स है, भले आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? दोनों सेट इक्वल कहलाएंगे। तो आज हम लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा, इसकी जनरल जानकारी एकत्रित की। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। ये सब कॉपी में भी लिखना है, कॉपी बना लेना है। ठीक है, कल से फिर इसकी अगले क्लास पे इसकी एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।